हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। तो आई होप आप लोगों को ये एमएससी ड्यू एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर वाला सीरीज पसंद आ रहा होगा। इस सीरीज के अलावा अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ना है तो हमने 3 टॉपिक स्टार्ट भी किए हुए हैं, 2 अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। कौन सा है वो है इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम गैसियस स्टेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को टॉपिक पढ़ना है तो वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकता है। सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। और ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का सीरीज है ये तो एज सच चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आज के अगर वीडियो की बात करूं तो आज के प्रीवियस ईयर का वीडियो का टॉपिक जो है वो 2 टॉपिक्स लिए हैं हमने यहाँ पर। 2 टॉपिक कौन से हैं? एक है कंडक्टेंस और दूसरा है एड्सॉर्प्शन। 2 टॉपिक्स का एक साथ प्रीवियस ईयर करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हर वीडियो में कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं ताकि इंपॉर्टेंस को समझ सके। 2016 के पेपर में कंडक्टेंस के 2 सवाल देखे गए थे। 2017 में कंडक्टेंस और एड्सॉर्प्शन दोनों का एक एक सवाल था। 2018 के पेपर में दोनों से 3-3 सवाल आए थे। 2019 में कंडक्टेंस से 2 सवाल, जबकि एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा वेटेज ले गया और 5 सवाल आए एड्सॉर्प्शन से। तो अगर मैं पिछले 4 साल के पेपर्स को कंपेयर करूं तो पिछले 4 साल के कंपैरिजन के बेसिस पे ये पता लगता है कि इन दोनों टॉपिक से मिलाकर 3 से 5 सवाल पूछे गए हैं। और 3 से 5 सवाल ड्यू जैसे पेपर में बहुत ज़्यादा रैंक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कैसे कैसे सवाल ड्यू पूछता है इन पेपर्स में। सबसे पहले बात करेंगे 2019 के पेपर की, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ उसकी बात करेंगे। इसमें सवाल था द वन विच डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन इज, और चारों ऑप्शन में वो कंडक्टेंस दे रहा है। तो वो बेसिकली पूछना चाह रहा है कि कौन सी कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती है। तो अगर इस सवाल का आपको जवाब देना है तो कंडक्टेंस का थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। होती क्या है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कितना वो चार्ज को ट्रांसफर करने दे रहा है, और ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयंस और दूसरा फैक्टर होता है मोबिलिटी ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस की अगर बात करें तो जितना ज्यादा चार्ज पार्टिकल होगा सॉल्यूशन में उतना ही सॉल्यूशन का कंडक्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा। तो ये नंबर ऑफ आयंस जितना ज्यादा उतनी ही कंडक्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा। लेकिन मोबिलिटी की अगर बात करें तो मोबिलिटी का भी सेम केस होगा। मोबिलिटी क्या है? बेसिकली किस स्पीड से आयन चल रहे हैं। जितनी तेज आयन चलेंगे उतना कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। जितनी नंबर ऑफ आयंस ज्यादा उतनी कंडक्टेंस ज्यादा, और जितनी मोबिलिटी ज्यादा उतना कंडक्टेंस ज्यादा। तो दोनों फैक्टर क्या करते हैं? कंडक्टेंस को बढ़ाते हैं। लेकिन दोनों फैक्टर्स में अगर बात करें तो डोमिनेंट कौन सा है? डोमिनेंट फैक्टर है नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस पे एक्चुअल में कंडक्टेंस डिपेंड करता है। मोबिलिटी तो हल्का सा चेंज करता है, बहुत माइन्यूट चेंज करता है कंडक्टेंस पे। असल में सारी कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। तो अब अगर मैं डाइल्यूशन का अगर एक केस लूं, एग्जांपल से अगर मैं तुम्हें समझाऊं डाइल्यूशन का केस लेके, तो मान लो मैंने 1 मोल NaCl लिया। अब 1 मोल NaCl को ही डाइल्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? 2 केसेस मान लेते हैं। एक तरफ 1 मोल NaCl लिया हमने, दूसरी तरफ भी 1 मोल NaCl। लेकिन 1 मोल NaCl पहले केस में लिया 10 लीटर पानी में, और दूसरी तरफ मैंने 1 मोल NaCl लिया 1000 लीटर पानी में। तो अगर मैं दोनों सॉल्यूशन का कंपैरिजन करूं तो यहां पर जो मैंने ये सॉल्यूशन बनाया इसकी कंसंट्रेशन अगर निकालें तो NaCl की यहां पर कंसंट्रेशन कितना होगा? 10 की पावर -1 मोलर। निकालने का इजी सा फॉर्मूला, मोल्स को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1 मोल NaCl लिया लेकिन 1000 लीटर वाटर में। तो यहां पर अगर NaCl की कंसंट्रेशन तुम्हें निकालनी है तो ये कितनी है? 10 की पावर -3 मोलर। ये इसकी कंसंट्रेशन है। तो डाइल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? कंसंट्रेशन को कम करना। तो हमने यहां पर भी क्या किया है? कंसंट्रेशन को कम कर दिया। अब कंसंट्रेशन के कम करने से क्या इफेक्ट पड़ता है? कंसंट्रेशन के कम करने से अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो 1 ml अगर मैं यहां से इस सॉल्यूशन का सैंपल उठाऊं और 1 ml सैंपल मैं यहां से उठाऊं, तो दोनों में से अगर मैं तुमसे पूछूं किसके 1 ml सैंपल में ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे,
तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि इस पहले सॉल्यूशन के 1 ml सैंपल में नंबर ऑफ आयंस कुछ ज्यादा रहे होंगे। क्यों ज्यादा रहे होंगे? बिकॉज ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो यहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा 1 ml के कंपैरिजन में, तो यहां पर नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो कंडक्टेंस भी मैंने क्या कहा था, ज्यादा होगी। सेम केस यहां पर अगर देखें तो इसके 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कम है। क्यों कम है? बिकॉज यहां पर डाइल्यूटेड सिस्टम है बहुत ज्यादा, तो नंबर ऑफ आयंस घटेंगे, तो इसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, घट जाएगी। और 1 ml की जो कंडक्टेंस होती है 1 ml सैंपल की, उसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हम दोनों की स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंपेयर कर रहे थे, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। तो फर्स्ट केस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा है और सेकंड केस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम है। तो मैं यहां से कह सकता हूं जैसे ही मैं सिस्टम को डाइल्यूट करता हूं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ऐसी चीज है जो डाइल्यूशन के साथ साथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ। मोलर कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का इतना असर नहीं होता, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस में अगर डाइल्यूशन करोगे तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब ही क्या है, 1 मोल आयंस के लिए, ये 1 मोल आयन के लिए फिक्स है, तो नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स है। तो अगर डाइल्यूशन करोगे भी तो चेंज जो आएगा वो मोबिलिटी में आएगा, और मोबिलिटी से बहुत थोड़ा ही कंडक्टेंस में चेंज आता है, कोई कंसीडरेबल चेंज नहीं आता, और कंडक्टेंस बढ़ेगी उस केस में। तो डिक्रीज का केस ऑप्शन ए ही होगा। बाकी सारे ऑप्शंस में या तो कंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज कर जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की बात करें तो 2019 के पेपर का ही नेक्स्ट सवाल था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। इसको निकालने के लिए हमें ओम्स लॉ की मदद लेनी पड़ेगी। ओम्स लॉ आप लोगों को पता ही है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो यहां पर बन जाएगा 1 बाय R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और ये होगा A बाय L के बराबर। और 1 बाय R जो होता है वही होता है कंडक्टेंस, R है रेजिस्टेंस, और इसका उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा कंडक्टेंस। और यहाँ पर 1 बाय रो को भी अगर उल्टा करें तो 1 बाय रो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कापा के A बाय L, और ये जो कापा है दैट इज आर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसी को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। रो क्या था, रेजिस्टिविटी, इसका उल्टा करेंगे तो मिल जाएगी कंडक्टिविटी। अब इस कापा का एक्सप्रेशन अगर बनाए तो कापा बराबर आया C L बाय A के बराबर। C क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के लिए यूनिट क्या होता है, कंडक्टेंस के लिए यूनिट होता है साइमन। L है लेंथ, लेंथ के लिए यूनिट सेंटीमीटर, और एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से अगर मैं यूनिट बनाऊं तो यूनिट क्या बनेगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां पर अगर देखें तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। तो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और मैंने यहाँ पर ओम्स लॉ भी बता दिया, तो अगर कभी सवाल आए रेजिस्टिविटी पर या रेजिस्टेंस पे तो इसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो, उसे भी सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो सेम पेपर में ये सवाल था अब एड्सॉर्प्शन टॉपिक से। बहुत बेसिक सा सवाल था ये, तो 12th में भी आप लोग पढ़ते ही थे। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, इट वर्क्स बाय। एक्टिवेटेड चारकोल की अगर बात करें तो पाउडर्ड फॉर्म में चारकोल होता है। पाउडर्ड में क्यों ले रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बढ़ जाती हैं, और ये रिमूव कर देता है कलरिंग मैटर को। जैसे हम शुगर का केस लेते थे, डार्क ब्राउन कलर का जो शुगर होता है प्योर फॉर्म में, उसको डीकलराइज करते हैं हम एक्टिवेटेड चारकोल से पास करके। एक्टिवेटेड चारकोल एक्चुअल में करता क्या है, ये जो कलरिंग इम्प्योरिटीज होती है इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस के ऊपर। ये क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर इन कलरिंग इम्प्योरिटीज को रिटेन करा लेता है, और इसी चीज को बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस लग रहा है, एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो एड्सॉर्प्शन का ही सवाल था 2019 में। विच टाइप ऑफ कॉलॉइड इज द डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर। डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर की बात की है। अगर डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर की बात करें तो सल्फर जब डिसॉल्व होगा तो सल्फर डिसॉल्व होकर ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं,
वीक वैंडरवाल फोर्सेस की मदद से ये आपस में क्या करते हैं, पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स इन्हें जोड़ कर रखती है वो कौन सी फोर्स है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन लगती है यहाँ पर और इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ देती है। और जब कोलॉइड के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो वैंडरवाल जैसा फोर्स हो, वीक फोर्स हो, तो उस तरह के कोलॉइड को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। कंफ्यूज मत होना, ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड नहीं है। मैक्रोमोलिकुलर और मल्टी मॉलिक्यूलर में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। मैक्रोमोलिकुलर के केस में जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपस में किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एमाइलोज की बात करें तो एमाइलोज में भी क्या है, ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज होता है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि सल्फर के अंदर क्या होता है, एक वीक इंटरैक्शन होता है। तो याद रखना, अगर मॉलिक्यूल में इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग का सवाल आ जाए तो उसका आंसर होगा मैक्रो, और जैसे कि सल्फर का सवाल आया था, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का सवाल आया था, तो इसका आंसर होगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। तो अगर दोनों तरह से सवाल आ जाए तो आप लोग इस मेथड की मदद से क्या कर सकते हैं, दोनों सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सेम पेपर में ही एड्सॉर्प्शन का ये सवाल था, या सरफेस केमिस्ट्री का कह लो। मिल्क इज अ कोलॉइडल सिस्टम इन विच, बहुत सिंपल सा सवाल है, मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट डिस्पर्स होता है पानी के अंदर, पानी के अंदर डिस्पर्स होता है फैट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, फिर से एड्सॉर्प्शन का सवाल है यहां पर हमारे पास। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स विच इज मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन एम, m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट एट अ प्रेशर p with k and n are constants for the given pair of adsorbate and adsorbent is। तो इतनी बड़ी इक्वेशन है, इतना बड़ा जो ये सवाल पूछा है, कुछ नहीं है, बस उसने पूछा है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन बतानी है। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में आप लोगों को पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर फ्रेंडलिक ने कर्व बनाया था। किस किस के बीच ये कर्व था, x बाय m। x बाय एम को ही क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का। और जब ये कर्व ड्रॉ किया गया तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आया। इनिशियली अगर लो प्रेशर रीजन पर देखो तो लो प्रेशर पर जो x बाय एम है और p, ये कर्व स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन अगर जा रहा है तो इसका मतलब x बाय एम p की पावर 1 के साथ वेरी कर रहा है। और अगर मैं हाई प्रेशर पर चला जाऊं तो हाई प्रेशर पे ये कर्व ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, और ये कर्व अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब x बाय एम अब p के साथ वेरी नहीं कर रहा है, यानी कि p की पावर 0 के साथ वेरी करेगा। तो इन्हीं चीजों को जोड़कर फ्रेंडलिक ने इक्वेशन क्या दिया, फ्रेंडलिक ने कहा कि x बाय एम p की कुछ पावर पर डिपेंड करता है, और उसने पावर को माना 1 बाय n। ये 1 बाय n कितना वेरी कर सकता है, ये 1 बाय n हो सकता है 0 से 1 के बराबर। 0 कब है, हाई प्रेशर पे, और लो प्रेशर पे 1, और बीच की वैल्यूज में 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इस इक्वेशन में उसने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को भी हटाया। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आया विच इज k, p एज इट इज, और इसकी पावर 1 बाय n। तो पूरा इक्वेशन बन गया x बाय m इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाय n। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पेपर की अगर बात करें तो 2018 का पेपर था, 2018 का पेपर था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। सिंपल सा सवाल है, फिर से ओम्स लॉ की मदद लेनी है। R इक्वल टू रो L बाय A होता है। R क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। इसी के यूनिट को निकालना है तो इसकी टर्म्स में इक्वेशन को सॉल्व कर लो। रो किसके बराबर आएगा, R इंटू A अपॉन L। अब R का यूनिट की अगर बात करें तो R का यूनिट होता है ओम, एरिया के लिए यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो ये बन गया ओम सेंटीमीटर। लेकिन ओम सेंटीमीटर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली है। सिमिलरली ओम भी जो होता है वो 1 अपॉन साइमन के बराबर होता है। तो ओम की जगह भी क्या लिख सकते हैं हम, साइमन इनवर्स।
तो इसी इक्वेशन को अगर चाहो तो सॉल्व करके तुम लिख सकते हो, इसी इक्वेशन को चेंज करके लिख सकते हो साइमन इनवर्स सेंटीमीटर। तो यहां से अगर देखें तो साइमन इनवर्स सेंटीमीटर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। क्या किया है मैंने यहाँ पर, बस ओम को साइमन इनवर्स लिख दिया। ओम साइमन इनवर्स के बराबर होता है। साइमन किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का, और कंडक्टेंस का उल्टा ही क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो उसने कैलकुलेशन का सवाल दिया था, ये भी कंडक्टेंस पे। व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 8 ohms। तो उसने क्या कहा है, उसने रेजिस्टिविटी पूछी है। रेजिस्टिविटी फिर से अगर निकाले तो R इज इक्वल टू था रो एल बाय ए, तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा R इंटू ए बाय एल के बराबर। अब रेजिस्टेंस उसने दिया है 8 ohms, एरिया उसने दिया है कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ दिया है 2। तो यहां से अगर देखें तो ये वैल्यू कितना आएगा 16 ओम सेंटीमीटर, या फिर इसी को लिख सकते हैं 16 साइमन इनवर्स सेंटीमीटर। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल था आयनिक स्ट्रेंथ के ऊपर ये सवाल पूछा गया था, सेम पेपर में ये सवाल आया। एन आयनिक सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 0.2 मोल डेसीमीटर माइनस 3। मोल डेसीमीटर माइनस 3 का मतलब ये होता है मोलर, ईच ऑफ A2 प्लस B3 प्लस आयंस। व्हाट इज द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो तुम्हें क्या दिया हुआ है, बेसिकली A2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है। कितनी कंसंट्रेशन है A2 प्लस आयन की, 0.2 मोलर, और B3 प्लस आयन की भी कंसंट्रेशन दे रखी है, ये भी कितनी है 0.2 मोलर। अब आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आयनिक स्ट्रेंथ होती है हाफ समेशन MiCi का होल स्क्वायर। Mi क्या है, Mi इज आर कंसंट्रेशन, जो भी हमने आयन लिया उसकी कंसंट्रेशन। Ci क्या है, उस आयन का चार्ज नंबर। एक्चुअल में तो ये चार्ज नंबर है, साइन नहीं लेना। तो I यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हाफ, मेरे पास दो चार्ज आयन है A2 प्लस की कंसंट्रेशन लिखूं तो 0.2, इस पे चार्ज कितना है 2, तो चार्ज का स्क्वायर करेंगे, प्लस B की अगर बात करें तो B का कंसंट्रेशन 0.2, चार्ज कितना है 3 और उसका स्क्वायर। तो यहां पर अगर इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8, प्लस इस वैल्यू की बात करें तो 1.8 आ रहा है, डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा हमारे पास 2.6 अपॉन 2 यानी कि 1.3। तो ऑप्शन सी सही होगा। आयनिक कंडक्टेंस पे या आयनिक स्ट्रेंथ की अगर बात करूं तो इस पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं अलग अलग पेपर में, तो बस एक फॉर्मूला याद करना है। मैं सजेस्ट करूंगा ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। इस फॉर्मूले की मदद से आप फ्री में मार्क्स ले सकते हो जो भी आयनिक स्ट्रेंथ का सवाल आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो एड्सॉर्प्शन से था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पहला था ऑल ऑफ दीज, दूसरा था एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। ये चीज तो आपको फ्रेडलिक ने बता ही दी कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो प्रेशर के तो डायरेक्टली होता ही है। तीसरा ऑप्शन था एड्सॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करता है टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ, ये चीज भी होती है। आप लोगों को पता होगा, अगर मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करूं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जब हम x/m वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बनाते हैं तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में इनिशियली बढ़ता है और फाइनली क्या होता है, डिक्रीज करता है एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ। तो दोनों केसेस में डिक्रीज तो करता ही है टेम्परेचर के साथ एड्सॉर्प्शन। तो जनरली मैं ये बात कह सकता हूँ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करती है टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ। और लास्ट ऑप्शन की बात करें तो एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बात भी सही है। जनरली ये बात तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है, बिकॉज एड्सॉर्प्शन हुई क्यों रहा है, क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पर एक सॉलिड सरफेस लिया, इसके ऊपर पार्टिकल्स रहे होंगे, ये सॉलिड किन्हीं एटम से मिलकर बना होगा। मान लेते हैं ये ए के एटम से मिलकर बना है। अब ए के एटम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन जो ये सरफेस पे ए के एटम बैठे हैं इन्होंने 4 बॉन्ड नहीं बनाए।
तो ये 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, जो बाहर एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल्स होंगे उनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जनरली एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेम पेपर में ही सवाल आया था, एड्सॉर्प्शन का सवाल है। इन केसेस ऑफ गैसेस adsorbing on solid, which of the following statement is are true? Decrease in temperature of the system result in increase in adsorption. ये बात तो सही है, जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाओगे वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा भी था, x/m और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे x/m बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इस बात को अगर समझोगे तो जैसे ही तुम सिस्टम के टेम्परेचर को कम करते हो, तो मान लो ये सॉलिड सरफेस है, एक सॉलिड लिया हमने, एक एटम से मिलकर बना है, तो जैसे ही तुम टेम्परेचर को कम करते हो तो ये गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। ऊपर से जो ये गैस के पार्टिकल जा रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी घटती है, और जब काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो ये पार्टिकल्स को बहुत टाइम मिलेगा क्या, सॉलिड के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होने के लिए। जब पार्टिकल स्लोली जाएगा तो उसे पूरा टाइम मिलेगा सॉलिड के सरफेस पे एड्सॉर्ब होने के लिए, तो इसी वजह से एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। दूसरे अगर बात करें, डिक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट इन डिक्रीज इन एड्सॉर्प्शन, ये बात भी सही है। मान लो यहाँ पर मैंने 2 केसेस ले लिए, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर एक सॉलिड पीस है और ऊपर गैस है। एक सिचुएशन ये ली, सेम कंटेनर है, सेम गैस है और सेम ही हमने यहाँ पर सॉलिड का पीस लिया हुआ है, लेकिन अब मैंने पिस्टन को ऊपर उठा दिया। तो पिस्टन को ऊपर उठाने का मतलब क्या है, प्रेशर को डिक्रीज करना। तो जब मैंने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो अब गैस के पार्टिकल सॉलिड के कांटेक्ट में कम आएंगे। जब प्रेशर ज्यादा था तो ये गैस के पार्टिकल ज्यादा कांटेक्ट में थे सॉलिड के, और जितना ज्यादा कांटेक्ट में होंगे सॉलिड के उतना एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। डी ऑप्शन की बात करें तो एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लास्ट सवाल में देखा ही था। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर से वो एड्सॉर्प्शन का था। लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात की है। लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एज अ फंक्शन ऑफ, इसका आंसर होगा प्रेशर। लैंगमियर ने भी सेम चीज करी थी, उसने भी क्या किया था, इसी ग्राफ को स्टडी किया था, x/m का ग्राफ जो प्रेशर के साथ हमने बनाया, इसी कर्व को स्टडी किया था, और इसी कर्व के लिए उसने क्या किया, इक्वेशन दी थी इस ग्राफ की मदद से। तो इसके हिसाब से भी x/m जो है वो प्रेशर के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बट इसने एक्चुअल में x/m को ही रिप्लेस कर दिया था किसके साथ, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड थीटा के साथ। ठीक है, बेस सेम था, x/m जो था वो प्रेशर के साथ बढ़ रहा था, तो आंसर होगा प्रेशर। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2017 का सवाल था ये कंडक्टेंस के ऊपर। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ न्यू मटेरियल वाज मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड फाउंड टू वेरी एज बिलो। व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज इन द मटेरियल। तो एक टेबल दी हुई है और कंडक्टेंस का हमें डाटा दिया हुआ है। इस टेबल में देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर के साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। यहाँ पर अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ रहा है। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ से थोड़ा सा डाटा बताऊं, अगर इस पे कभी दोबारा सवाल आ जाए तो याद रखना, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। इनकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनका कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। उनका कंडक्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। और इंसुलेटर की अगर बात करें तो इंसुलेटर पे तो कोई असर है ही नहीं टेम्परेचर बढ़ाने का, टेम्परेचर बढ़ाने का इन पर कोई भी असर नहीं होता। अब तुम कहोगे सेमीकंडक्टर के केस में क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बिकॉज ज्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे,
कंडक्टेंस की स्टेट में जा सकेंगे, उनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो एनर्जी गैप जो वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड का है उस गैप को कवर करके वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा सके, कंडक्टेंस बैंड की तरफ जा सके। तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो कंडक्टेंस भी सेमीकंडक्टर का बढ़ जाता है। तो यहाँ से कौन सा आंसर होगा, यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो कैपिलरी एक्शन का सवाल पूछा था। फॉर अ लिक्विड विच इज राइजिंग इन कैपिलरी ट्यूब द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। कैपिलरी एक्शन के भी सवाल आपको डीयू में भी बीएचयू में भी दिख जाएंगे, तो इसका भी मैं थोड़ा सा बेस बता दूंगा ताकि इसके अलावा भी कोई सवाल आए तो वो भी आप लोग कर सकें। दरअसल कैपिलरी एक्शन में हमने लिक्विड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। लिक्विड जो है वो दो तरीके के हैं, एक तो है हमारे पास वेटिंग लिक्विड, कुछ लिक्विड्स को हम बोलते हैं वेटिंग लिक्विड, और कुछ लिक्विड्स हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स। दो तरीके के लिक्विड हैं हमारे पास, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग। वेटिंग लिक्विड क्या होते हैं, वेटिंग लिक्विड वो हैं जहां पर लिक्विड लिक्विड का इंटरेक्शन वीक हो और लिक्विड और जिस मटेरियल के अंदर, जिस सॉलिड के अंदर उसे रखा है उसके साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो। लिक्विड सॉलिड का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो और लिक्विड लिक्विड का जो कोहेशन का फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, वो कम हो। नॉन वेटिंग क्या होते हैं, जहां पर कोहेजन का फोर्स, लिक्विड लिक्विड का जो ये फोर्स है वो ज्यादा हो और लिक्विड सॉलिड का फोर्स क्या हो, कम हो। लिक्विड सॉलिड का इंटरेक्शन यहां पर क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं वेटिंग की बात करूं, लिक्विड सॉलिड का इंटरेक्शन ज्यादा है, तो जब लिक्विड और सॉलिड का इंटरेक्शन ज्यादा होगा और मान लीजिए मैंने इस कैपिलरी के अंदर लिक्विड को फिल किया, तो यहां पर लिक्विड को अगर मैं फिल करूं तो क्योंकि लिक्विड और सॉलिड का इंटरेक्शन ज्यादा है तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस सॉलिड के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करेगा और इस सॉलिड के साथ इंटरैक्ट करते हुए ये लिक्विड कहाँ जाना शुरू करेगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर लिक्विड सॉलिड का इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से जो ये मिनिस्कस यहाँ पर बनेगा वो कनकेव अपवर्ड मिनिस्कस बनता है। कनकेव अपवर्ड मिनिस्कस का फॉर्मेशन होगा। अब इस मिनिस्कस के अंदर अगर तुम इसके एंगल को देखो, तो अगर मैं यहाँ पर इसके एंगल को देखूं तो एंगल के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इस टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद अगर एंगल को ऑब्जर्व करें तो आप लोग देख सकते हैं ये जो एंगल बना बिटवीन द ट्यूब बाउंड्री और इस टेंजेंट के बीच, ये एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है। तो जब भी लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो वो कब जाएगा, जब लिक्विड सॉलिड का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो। और लिक्विड सॉलिड का इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो सवाल क्या पूछ सकता है, वो कैसा मिनिस्कस बनेगा, कनकेव अपवर्ड, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और कितना एंगल रहेगा, कैसा एंगल रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा जब भी लिक्विड ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ पर यही पूछा था उसने, लिक्विड ऊपर जा रहा है तो कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट। दूसरी तरफ नॉन वेटिंग लिक्विड की अगर बात करें तो मान लो अब कैपिलरी में मैंने इस लिक्विड को रख दिया। अब इस लिक्विड के साथ दिक्कत क्या है, इस लिक्विड का इंटरेक्शन सॉलिड के साथ बहुत कम है, तो ये सॉलिड से रिपेल होगा और सॉलिड से रिपेल होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसके एंगल की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो यहाँ पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करें बाउंड्री के साथ तो तुम देख सकते हो ये जो एंगल बन रहा है ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। साथ ही साथ मिनिस्कस की अगर बात करें तो कन्वेक्स अपवर्ड मिनिस्कस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो वो सवाल पूछ सकता है ये एनालिटिकल में भी, कैसा मिनिस्कस बनता है और कैसा एंगल होता है जब डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है ऑब्ट्यूज और अपवर्ड आ रहा है तो कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये बेस से तुम 2-3 सवाल तो लगा ही सकते हो अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आ गए तो। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट सवाल था 2016 के पेपर में और ये सवाल पूछा गया था मेसनर इफेक्ट के ऊपर। मेसनर इफेक्ट पर ये सवाल पूछा था। अब ये मेसनर इफेक्ट क्या होता है अगर इसको समझाऊं तो मान लो मैंने एक मटेरियल लिया और इस मटेरियल को धीरे धीरे ठंडा किया। इस मटेरियल को ठंडा किया और टेम्परेचर क्या किया मैंने, इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ले गया। अब सॉलिड्स के लिए मैं यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या मान रहा हूँ, इस कंडक्टर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसके बिलो जाते ही ये कंडक्टर कन्वर्ट हो जाता है सुपर कंडक्टर में।
ये कंडक्टर था और ये कन्वर्ट हो गया, मैंने टेम्परेचर को कम किया और ये सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। इनिशियली क्या था, ये कंडक्टर था। हमें पता है कंडक्टर्स को अगर बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाएं, कुछ कंडक्टर्स को अगर बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाएं तो वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि कंडक्टर से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास कर गई। लेकिन जब हमने यहाँ पर सुपर कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को पास किया तो सुपर कंडक्टर ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर सुपर कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक्सक्लूड करना स्टार्ट कर दिया और सुपर कंडक्टर के इसी बिहेवियर को स्टडी किया गया मेसनर इफेक्ट के अंदर। और सुपर कंडक्टर का यही बिहेवियर क्या कहलाया, मेसनर इफेक्ट। तो मेसनर इफेक्ट बेसिकली क्या है, जब एक सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सक्लूड करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज आवर मेसनर इफेक्ट। तो मेसनर इफेक्ट डील करेगा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के साथ, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो फिर से मैंने जैसा कहा था आयनिक स्ट्रेंथ के सवाल बहुत सारे होते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ का सवाल था, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज 0.1 मोलर इन KCl एंड 0.2 मोलर इन K2SO4 इज। अब उसने एक मिक्सचर दिया है, किस किस का मिक्सचर है, KCl एक तरफ, तो KCl तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूट कर देगा K+Cl-। इनिशियली KCl कितना था, 0.1 मोलर, तो फाइनल आयंस भी कितने होंगे, 0.1 मोलर, और ये Cl- भी 0.1 मोलर। दूसरी तरफ K2SO4 लिया, K2SO4 भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये देगा 2K+ और साथ में देगा SO4 2-। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर। अब ये टूट कर कितना देगा, 1 मोल से 2 मोल मिलते हैं तो 0.2 से मिलेंगे 0.4 मोलर और ये बनेगा 0.2 मोलर। तो अब यहाँ से अगर मैं आयनिक स्ट्रेंथ निकालूं तो आयनिक स्ट्रेंथ मैंने पहले भी बताया था, हाफ सब्मेशन MiCi²। Mi क्या था, कंसंट्रेशन, और C क्या था, यहाँ पर चार्ज नंबर। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो सबसे पहला आयन तो मेरे पास K+ है, K+ की टोटल कंसंट्रेशन को ही ले लो, टोटल कितनी है 0.1 और 0.4 मिलाओगे तो 0.5, और K+ पे चार्ज कितना है, +1 चार्ज, चार्ज का स्क्वायर कर दिया। फिर Cl- की बात करें तो 0.1 कंसंट्रेशन और इसका चार्ज है 1 और उसको स्क्वायर कर दिया। SO4 2- की बात करें तो 0.2 मोलर इसकी कंसंट्रेशन, चार्ज है 2, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूँ तो आयनिक स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 1/2, अंदर ये वैल्यूज होगी 0.5 प्लस 0.1 और ये वैल्यू कितना हो गया 0.8, तो टोटल है 1.4 डिवाइड बाई 2 विच इज 0.7। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर ट्राई किया है जितने हो सके कंसेप्ट्स को बता सकूं, ताकि तुम्हारा कोई भी पेपर आने वाला है जो DU BHU, उसमें अगर कोई इससे रिलेटेड सवाल भी आ जाए तो वो सवाल भी आप लोग कर सकें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों।